नमस्कार, आपको मेरी तरफ से। मेरा नाम है राजन और आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 लेट्स टॉक साइंस सीरीज। तो इससे पहले मैं 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30 में डिस्कस कर चुका हूं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के मेरे चैनल पर उसको दोबारा देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हेयर क्रीम एंड मिल्क आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? दिस इज इमल्शन। अब मैं इसको समझाने से पहले एक बात करूंगा। मैं बात करूंगा मिक्सचर की। जब आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिक्स कर देते हैं और उनको किसी ना किसी मेथड से आप अलग कर पाए, यानी कि उनको मिक्स किया, तो हमें वहां पर क्या मिल गया? मिक्सचर। ठीक है। अब मिक्सचर क्या कहेंगे? मिक्सचर के आगे 3 टाइप होते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड। अब याद रखिए, मिक्सचर क्या, दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स कर दें हम तो वो अच्छी तरह मिक्स भी हो सकती हैं, कुछ उसमें लटकती हुई भी रह सकती हैं, सस्पेंड करती हुई भी रह सकती हैं, या क्या है, दो फेज बना सकती हैं, एक फेज ऊपर वाला एक नीचे वाला। यानी कि जैसे ऑयल है, ऑयल को आप पानी में डाल दो तो ऑयल अलग दिखेगा, पानी अलग दिखेगा। ठीक है, वो फेज बन गया वहां पर। तो 3 तरह के मिक्सचर होते हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड। अब कोलॉइड की आगे कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज आप कह सकते हैं। कोलॉइड आगे टाइप होते हैं कोलॉइड के सोल, SOL। जब आप एक सॉलिड में किसी लिक्विड को डालोगे तो वो बनाता है सोल। ठीक है। एक और टाइप होता है इमल्शन, EMULSION, इमल्शन। इमल्शन क्या होता है? जब आप एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड डाल दो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे आप? इमल्शन। फॉर एग्जाम्पल पानी है, पानी में आपने डाल दिया तेल, तो वहां पर क्या बन गया? इमल्शन। इसके साथ साथ फोम। फोम क्या होता है? जब आप गैस के पार्टिकल्स को किस में डाल दो, सॉलिड में या लिक्विड में। ठीक है। इसी तरह एरोसॉल। एरोसॉल क्या होते हैं? पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड और सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस। गैस के अंदर किसके? लिक्विड के या सॉलिड के पार्टिकल्स को डाला गया। तो मैंने आपको बताया, पहले होते हैं मिक्सचर। मिक्सचर की कैटेगरीज हैं सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड। कोलॉइड के आगे 4 टाइप, सोल एंड इमल्शन। अब आपने बात की जो जो पानी दूध है, वो दूध क्या है? दूध एक इमल्शन है। ठीक है। दूध के अंदर क्या होता है? पानी होता है। पानी के अंदर फैट भी मौजूद है, फैट के साथ साथ वहां पर प्रोटीन भी मौजूद है। ठीक है। तो अब वो क्या है? एक इमल्शन है। ठीक है। तो यहां पर बात करें, मिल्क आर एग्जाम्पल ऑफ मिल्क एंड हेयर क्रीम, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इमल्शन। ठीक है। तो यहां पर मैं एक एग्जाम्पल से दिखाता हूं। आप पानी के अंदर डाल दीजिए ऑयल को, ठीक है, या क्या है, ऑयल के अंदर डाल दीजिए पानी को, तो ये बन गया इमल्शन। ठीक है। अब यहां पर क्या है? इसमें बेस कौन ज्यादा है? वो है ऑयल, तो दिस इज ऑयल बेस्ड इमल्शन। इसके अंदर वाटर ज्यादा है तो दिस इज वाटर बेस्ड इमल्शन। तो होप आपको समझ आ गया होगा। तो आप मुझे इसकी स्पेलिंग लिख के बताएं कमेंट सेक्शन में। इमल्शन, EMULSION। ठीक है। इसके बाद आप बात करें आगे, इसके साथ साथ आगे बात करेंगे आप। तो अगला क्वेश्चन है 12th। 12th के अंदर क्या है? जीमन्स इफेक्ट इज रिलेटेड टू व्हाट? जीमन ये एक साइंटिस्ट थे, डच। ठीक है, ये फिजिसिस्ट थे, इनका नाम था पीटर जीमन। इन्होंने 1896 के अंदर जो लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, लाइट स्पेक्ट्रम को डिस्कवर, मतलब आप उसकी स्टडी की। जब उसको क्या रखा गया? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो अगर मैं आपको लाइट स्पेक्ट्रम दिखाऊं तो ये लाइट स्पेक्ट्रम है। ठीक है, आप देख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम क्या है? अब देखा जाए, जैसे ये लाइट के अंदर 7 कलर है। ठीक है, ये अलग अलग कलर क्या है? ये इसका एक स्पेक्ट्रा बना रहे हैं। और ये कौन सी लाइट है? विजिबल लाइट है, जो हमें दिखती है। देर आर सम अदर वेव्स विच वी कैन नॉट से, विच वी कैन नॉट सी, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। ये सारे को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है। तो इसकी स्टडी करना। तो जीमन इफेक्ट के अंदर क्या हुआ? जो लाइट का स्पेक्ट्रम था, ठीक है, किसी सोर्स से लाइट आ रही है बाहर, किसी स्रोत से लाइट बाहर आ रही है, उसका जो स्पेक्ट्रा बन रहा था, उसको अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। जब क्या है? उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई, चुंबकीय बल लगाया गया, चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया। तो उसके ऊपर क्या है? लाइट की जो वहां पर फ्रीक्वेंसी थी, उसके अंदर चेंज आया। फ्रीक्वेंसी के अंदर जो चेंज आया, तो वो क्या है? वहां पर 2 अलग अलग स्पेक्ट्रा मिले। ठीक है, उस काम को कहा जाता है जीमन इफेक्ट। इसी की वजह से ही क्या है, आप आज जान पाए हैं मैग्नेटिक फील्ड सन की। ठीक है, इसको क्या है? जीमन ने बताया इस इफेक्ट को। और इसकी जो स्टडी है, इसकी स्टडी से ही आपा क्या पता कर पाए, इलेक्ट्रॉन्स जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाते हैं तो उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस है लाइट की, वो कैसी रहती हैं, वो सारा कुछ क्या है, इसके द्वारा स्टडी किया गया।
ठीक है। तो डीपली जाने की जरूरत नहीं है। तो स्पेक्ट्रल लाइन को अगर आप लाइट की स्पेक्ट्रल लाइंस को आप स्टडी कर रहे हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको कहा जाता है जीमन इफेक्ट। ठीक है। तो जीमन को इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया फिजिक्स कैटेगरी के अंदर 1902 के अंदर। अब अगला क्वेश्चन है 13th को आप देखें, विच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। एक एटम से दूसरे एटम तक एक इलेक्ट्रॉन का जाना, वो क्या है, वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड एक तरह की रिलेशन है। एक एटम जब दूसरे एटम के साथ जुड़ता है तो तभी वो नया कंपाउंड बनाता है, नए तरह का मटेरियल बनाता है जिसकी प्रॉपर्टीज पिछले एटम से बिल्कुल अलग होती हैं। ठीक है। नमक बनता है दो एटम से, ठीक है, सोडियम और क्लोराइड। सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। ठीक है। क्लोरीन के एटम के अंदर इसका एटॉमिक नंबर है 17, यानी कि परमाणु क्रमांक है 17। तो इसके पास 17 प्रोटॉन होंगे और 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, पहली शेल में 2, फिर उसके बाद क्या है 8 और उसके बाद 17। या तो लास्ट शेल में 8 पूरे होने चाहिए, इसे कहा जाता है ऑक्टेट रूल, या 2 पूरे होने चाहिए अगर वो पहली शेल है तो डोपलेट रूल हो गया। अब 8 पूरे होते हैं तो वो एटम हो जाता है स्टेबल। ठीक है। वो मतलब किसी ना किसी से बॉन्डिंग कर लेगा और स्टेबल रह पाएगा जब वो इलेक्ट्रॉन ले ले। ठीक है। अब इस क्लोरीन को जरूरत थी एक एटम की। अब सोडियम के पास क्या है, सोडियम का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक होता है 11। तो 11 प्रोटॉन हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन। 2 तो पहली शेल में आ गए और 8 आए दूसरी शेल में। तो जो बचा एक, वो आना था तीसरी शेल में। अब क्या किया जाए, अब जो तीसरा है, तीसरा कहाँ जाएगा, चला गया किसके पास, क्लोरीन के पास। ठीक है। क्लोरीन की एबिलिटी थी इलेक्ट्रॉन को लेने की, तो इसने लास्ट वाली में 8 पूरे कर लिए। इसकी लास्ट सेल में भी कितने रह गए, 8। तो ये इसने अपना क्या है, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, ये भी इसके पास भी ऑक्टेट पूरा हो गया। दोनों हो गए स्टेबल, दोनों आपस में इकट्ठा रह सकते हैं। और इनकी शेयरिंग की वजह से इन्होंने इलेक्ट्रॉन जो एक एटम से दूसरे एटम में चला गया, ये एक बीच में इन्होंने बॉन्ड बनाया। ये जो रिलेशन बनी इसे कहेंगे बॉन्ड। और कौन सा बॉन्ड है ये, आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड कब बनता है, जब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए एक एटम के द्वारा दूसरे को, जिसके पास एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को फेच करने की। ठीक है। अब जिसने एटम दिया है उसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। अब 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्लस का चार्ज था, 11 नेगेटिव का चार्ज था। बट जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गया, इसके पास बच गया एक पॉजिटिव बढ़ गया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये बन गया पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं, हम कहते हैं कैटायन, CATION। ठीक है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन गया उसके पास एक संख्या बढ़ गई किसकी, इलेक्ट्रॉन की, तो वो बन गया एनायन। कैटायन और एनायन आप दोनों याद रखें। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पहले अगर आप बात करें तो सबसे पहले आइडिया किसके पास आया, दिमित्री मेंडलीव के पास आया पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने का। ये है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि आवर्त सारणी। ठीक है। पीरियोडिक क्यों कहा गया, क्योंकि इसके अंदर पीरियड्स के अंदर इनको क्या है, अरेंज किया गया है। अब क्या है यहाँ पर, आप इसका स्ट्रक्चर है रेक्टेंगुलर। ठीक है। देखा जाए आयताकार इसका स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, इसके जो ये है कॉलम्स हैं, ये हो गए 18 और ये 7 क्या है, ये 7 इसके पास क्या हो गए, इसकी रोज हो गई। ठीक है। रोज और कॉलम के रूप में देखें तो 57 यहां पर क्या है, 57 तक एटॉमिक नंबर के बाद ये सारे केमिकल क्या है, जो एलिमेंट है वो यहां रखे गए हैं। ठीक है। इसको इन दोनों ब्लॉक्स को कहते हैं, इन दोनों कॉलम्स को कहते हैं S, इसको P, ठीक है, इसको D और इसको F। ठीक है। SPDF 4 इसके अंदर क्या है, 4 तरह के एलिमेंट्स हो गए, SPDF ये 4 ब्लॉक हो गए। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन था हमारा कि इसके अंदर कितने पीरियड्स हैं। ठीक है। आप 2 नाम देते हैं यहां पर, इसके अंदर पीरियड्स हैं 7। ठीक है। अब इसके अंदर 2 नाम दिए गए हैं, 1 से लेकर के आप 18 तक क्या है ऊपर नंबरिंग देख सकते हो। ठीक है। यहां 1 से 7 तक देख सकते हो क्या है, पीरियड्स। तो ये क्या बन गए, पीरियड्स। ठीक है। ऊपर से नीचे आओगे तो इन्हें कहा जाता है ग्रुप। तो कितने ग्रुप हो गए, 18, और पीरियड्स क्या हो गए, 7। तो इसकी जब स्टडी की जाती है तो ऐसे कहा जाता है अक्रॉस द पीरियड। ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टीज ऊपर से नीचे देखी जाए, डाउन द ग्रुप। ठीक है। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर कितने पीरियड हो गए हैं, 7। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ठीक है। एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक इज द नंबर ऑफ
अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया सोडियम। सोडियम का जो एटम है ये एक मेटल है, ऐसी मेटल है जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है, सॉफ्ट मेटल है एक, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका 11, परमाणु क्रमांक यानी कि 11 है। इसको 11वां नंबर मिला है पीरियोडिक टेबल के अंदर, आवर्त सारणी के अंदर। इसके पास एटम है, एटम की संख्या है 11। तो 11 एटम्स की संख्या नहीं, प्रोटॉन्स की संख्या, ठीक है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भी उतने ही घूम रहे होंगे 11, ठीक है। सेंटर पर प्रोटॉन 11, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं 11। तो अब इसके अंदर क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं किसी का एटॉमिक नंबर। यस इट इज करेक्ट, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हुए होंगे, ठीक है। तो वो डिसाइड करते हैं एटॉमिक नंबर, एक एलिमेंट। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट मास। अब मास की बात करें इन तीनों में, तो मास बराबर रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ठीक है। तो यहाँ पर अकेला लिखा है न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर रहता है। तो पहले मैं बताता हूँ कि मास क्या होता है। मास इज क्वांटिटी ऑफ मैटर इन मटीरियल एनीथिंग। कोई भी मैटर है उसके अंदर कितना मटेरियल मौजूद है उसकी मात्रा को मास कहा जाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या है? एक्सपेरिमेंटली जब पाया गया तो दैट वाज इक्वल, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो, पहले इलेक्ट्रॉन का सिंबल बताया है ई के ऊपर माइनस लिख दें तो दैट इज ए सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन। पी लिख करके उसके ऊपर प्लस का साइन, दिस इज सिंबल ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1, प्रोटॉन पर चार्ज +1। तो मास अगर कंपेयर करें इनका कार्बन 12 से, कार्बन 12 एटम जो कार्बन के जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, एटॉमिक मास भी 12 है, उससे आप इसका कंपैरिजन करें तो प्रोटॉन का मास आता है 1, ठीक है। एक्चुअल जो असल में मास है दैट इज 1.6 × 10⁻⁻24, ठीक है। ये है मास किसका? प्रोटॉन का। इतना ही मास किसका है? न्यूट्रॉन का। तो इन दोनों का मास बराबर रहता है और इन दोनों की वजह से ये एक एटम का मास बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन द अर्थ इज। ये है डायमंड। डायमंड क्या है? डायमंड बना होता है कार्बन का, प्योरली कार्बन का। तो इसमें कार्बन है, कार्बन जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। एक कार्बन एटम क्या है? 4 एटम कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा होता है। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, ठीक है। इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे 6, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6 होंगे। अब क्या होगा, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब बचे 4। 4 किस में आएंगे? अगली शेल में। अब क्या होगा, ये 4 जो शेल है ये अपना 8 पूरा करना चाहते हैं, दूसरा कार्बन जो इसके साथ होगा वो भी 8 पूरे करना चाहता है। तो ये क्या करते हैं, ये एक कार्बन अपने आप को जोड़ेगा 4 कार्बन के साथ। एक कार्बन जोड़ेगा अपने को 4 कार्बन के साथ और चारों कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे, देंगे नहीं, कॉमन रख लेंगे। इसे कहा जाता है कोवैलेंसी, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड ये बना देंगे। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ये जो बॉन्ड होता है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अलावा ये डायमंड है काफ़ी नीचे पाया जाता है ज़मीन में। हाई प्रेशर की वजह से क्या है, कार्बन एटम्स क्या है, नज़दीक आ जाते हैं और इसी की वजह से इसकी डेंसिटी भी हाई हो जाती है और ये क्या है, बन जाता है हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ अर्थ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 18 है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये क्या बताता है? इसने कंफर्म किया था न्यूक्लियस को एटम के अंदर। थॉमसन ने मॉडल के बीच में अपने मॉडल के अंदर कुछ नहीं बताया, बट बाद में ये कंफर्म किया गया रदरफोर्ड के द्वारा कि जो सेंटर पर जो न्यूक्लियस है वो पाया जाता है किसी भी एटम के, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और इसके चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो क्या है, शेल्स में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड पाए जाते हैं, ठीक है। वो भी परफेक्ट नहीं है, क्लाउड की अलग अलग शेप्स हैं, जो शेल्स हैं ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप अलग अलग है। अब किया क्या गया, इसके अंदर किया गया एक एक्सपेरिमेंट किया गया, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के अंदर रदरफोर्ड ने एक पतली सी पत्ती ली किसकी? गोल्ड की। उसके अंदर से पास किया गया अल्फा पार्टिकल्स को। अल्फा पार्टिकल्स के पास चार्ज होता है पॉजिटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज होता है तो एक एटम के सेंटर पर भी कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन मौजूद होते हैं। अब जब इसके ऊपर बम्बार्टमेंट कराई गई बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, इनको गिराया गया, तो क्या हुआ, कुछ पार्टिकल्स तो क्या है उस गोल्ड फॉयल में से पास हो गए, कुछ क्या है टकरा करके वापस आ गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए। आप यहां पर देख सकते हो कुछ तो सीधा ही पार करके अगली प्लेट पर जाकर के गिर रहे हैं, ठीक है। और कुछ क्या है डिफ्लेक्ट हो गए, थोड़ा सा अपने रास्ते से हट गए, कुछ वापस आ गए। अब ये ऐसा क्यों हुआ? ज्यादातर जो थे वो आगे पार निकल गए, इससे पता चला कि एटम का बहुत बड़ा हिस्सा खाली है, ठीक है। कुछ वापस आ गए या कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, वापस जो आए उनकी संख्या बहुत कम थी, तो न्यूक्लियस बहुत ज्यादा छोटा होता है एक एटम के अंदर। जो डिफ्लेक्ट हुए वो क्यों हुए? क्योंकि एटम के न्यूक्लियस के पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इससे पता चला कि एक एटम के अंदर सेंटर पर कुछ
पॉजिटिव हिस्सा है जिसे नाम दिया गया न्यूक्लियस। यहां पर आप देख सकते हो कुछ बीम तो क्या है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो पार कर गए गोल्ड फॉइल से, और कुछ क्या है टकरा करके वापस आ गए, कुछ ने अपना क्या है रास्ता बदल लिया। ठीक है, ये बताया गया रदरफोर्ड के द्वारा। तो पूछा जाए कि न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया, वो बताया रदरफोर्ड ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट। केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एटम इज डिटरमिन्ड बाय केमिकल बिहेवियर, सॉरी इससे पहले 19th, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होती है, इसका एक फॉर्मूला है। उस वेपर डेंसिटी से क्या है आप निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का मास अगर आप देखें उसको कैलकुलेट करना है तो आप वेपर डेंसिटी से भी कर सकते हैं उसको। तो मास ऑफ वन वॉल्यूम ऑफ गैस, आप एक गैस को लीजिए कोई भी हो, ठीक है, जितना उसका वॉल्यूम है, जिस टेम्परेचर पर है, जिस प्रेशर पर है, उसी के प्रेशर और टेम्परेचर पर हाइड्रोजन गैस का सेम वॉल्यूम लीजिए। ठीक है, उन दोनों को डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगी, वेपर डेंसिटी। ठीक है, इस वेपर डेंसिटी से हमें पता चलता है कि कोई गैस हाइड्रोजन से कितनी हैवी है। ठीक है, रेशियो आ जाएगी। ठीक है, उसके उस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि वेपर डेंसिटी हमें पता चल जाएगी, और इस वेपर डेंसिटी का यूज किया जाता है एक मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, उसके बाद आगे देखें क्वेश्चन नंबर 20, द केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एटम इज डिटरमिन्ड बाय एटॉमिक नंबर। यस, ये सही है। अब एक एटम दूसरे एटम से जुड़ता है किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। उसकी केमिकल रिएक्शन होना, उसका जुड़ना, उसके साथ रहना किस पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। इलेक्ट्रॉन्स किस पर डिपेंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर। जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही अफेक्ट करते हैं किसको, किसी एटम के केमिकल बिहेवियर को। केमिकल उसका बिहेवियर यानी कि उसने रिएक्शन करनी है, कैसे करनी है, क्या लूज करना है, क्या रखना है, कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं, कितने कितने क्या है गेन करने हैं, वो कौन डिसाइड कर रहा है, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल है Cl और उसका एटॉमिक नंबर कितना है आप मुझे ये बताएंगे। मैंने अभी इसके अंदर डिस्कस किया है। थैंक यू, हैव अ बेटर डे, बेटर लाइफ अहेड।